तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 बेसिकली हमें वो सारे प्रोविज़न बताता है जब कोई इंस्ट्रूमेंट अपने इनसफिशिएंट यानी कि पैसे के वजह से अकाउंट में नहीं है, या जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हमने दिया उसको क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो डिसऑनर होने पर हम उसको कैसे लागू कराएंगे, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहेगा, कहाँ आपको दावा लगाना पड़ेगा, क्या उसका रूल रहेगा, वो सारे रूल चैप्टर नंबर 17 में मिलते हैं। और चैप्टर नंबर 17 जो चलेगा सेक्शन 138 से लेकर 148 तक इसके अंदर प्रोविजन है। हर एक सेक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर एस्पेक्ट में ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पूरे पार्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन जो बनेंगे सिर्फ इसी पार्ट से बनेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है। तो एक एक से हम इसके बारे में सारे रूलों को देखेंगे। तो सबसे पहले टाइटल की इसकी बात की तो टाइटल आपको याद रखना है, चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 का टाइटल क्या है? लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने के कारण कतिपय चेकों के अनादृत हो जाने की दशा में शास्तियाँ। तो यदि कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या उसके लिए पेनल्टी है, कैसे पेनल्टी दी जाएगी, कितनी पेनल्टी दी जाएगी, वो सारे रूल हमें इसके अंदर मिलेंगे। तो चलिए हम एक एक से इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके बारे में एक बेसिक चीज़ जानते हैं कि एक्चुअल में प्रोसीजर है क्या। क्योंकि जो दावा होता है ना चेक बाउंस का, जिसको हम चेक बाउंस का दावा बोलते हैं, 138 के मामले आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, वही यहाँ से गवर्न होते हैं और ये बहुत टेक्निकल होते हैं। एक एक दिन का बहुत वैल्यू है और इसका प्रोसेस क्या है, क्या रूल रहेगा, कैसे रहेगा, पहले एक बार हम अपनी जनरल लैंग्वेज में इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे रहेगी, क्या रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपली। यदि आपका एक चेक है और चेक आपका बाउंस हो जाता है, आपने चेक लगाया उसको अकाउंट के अंदर और बाउंस हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करें उसका। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर कुछ प्रोसीजर होता है। सबसे सिंपल प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो जिस दिन आपको चेक मिला उसके 6 महीने के अंदर का रूल हमें इसके अंदर बेरेक्ट में मिलेगा। लेकिन आज की डेट में इसकी जो वैल्यू है, चेक की जो वैल्यू हमने बता दी वो 3 महीने बता दी कि सिर्फ 3 महीने तक जारी रहता है, वो लागू रहता है। तो 3 महीने के अंदर जिस दिन आपको दिया गया उस पर डेट डल गई, उसके 3 महीने के अंदर आपको बैंक के अंदर लगाना होता है। यदि आपने 3 महीने के अंदर नहीं लगाया तो वो चेक बेकार हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू बचेगी नहीं, लीगल वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आएगी विद इन 3 मंथ के अंदर, या फिर जो भी चेक के लिए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। बेसिकली 6 महीने था पहले, लेकिन कुछ बैंकों ने 3 महीने अब कर दिया है। तो 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आपको सबसे पहले तो उसको लगाना पड़ेगा बैंक के अंदर। ठीक है, दूसरी कंडीशन, बैंक के बाद आपको वापस प्राप्त हो जाता है कि बैंक ने बोल दिया कि इनसफिशिएंट बैलेंस के आधार पर और अन्य कोई कारण से कि वो चेक पर्याप्त पेमेंट नहीं था, हम नहीं कर सकते आपको, तो आपको वापस मिल गया। तो विद इन 30 डे के अंदर, जिस दिन आपको मिला उस दिन से 30 डे के अंदर आपको एक नोटिस देना होता है उस व्यक्ति को, कि जिस व्यक्ति के ने आपको चेक दिया था उस व्यक्ति को आप नोटिस देंगे कि आप बताइए कि आपके ने जो चेक दिया उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो अब आप पेमेंट हमें दे दीजिए। इस बात का एक नोटिस उसको देंगे विद इन 30 डे के अंदर। कब से? जब से चेक लौट के आता है बैंक से, आपको मिलता है, डिसऑनर होकर मिलता है, उस दिन से 30 डे के अंदर। 30 दिन है ना कि 1 महीना ना कुछ, तो आपको याद रखना है विद इन 30 डे के अंदर आपको उसको वापस करना होगा, उसके संबंध में नोटिस देना होगा, ये आपको याद रखना है। अब नोटिस में भी क्या करेंगे, तो नोटिस में भी आपको 15 दिन का समय देना होगा। यानी कि जिस दिन आप नोटिस देंगे, नोटिस में आप ये लिखेंगे कि विद इन 15 डे के अंदर, जिस दिन आपको प्राप्त हुआ, किसको नोटिस देंगे? जिसने चेक बनाया था, उस व्यक्ति को नोटिस देकर आप बोलेंगे 15 दिन के अंदर आप पूरा भुगतान कर दीजिए, अदरवाइज हम आपके अगेंस्ट में सूट फाइल करेंगे या आपके विरुद्ध में कंप्लेंट फाइल करेंगे, जिसको प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। अब 15 दिन का समय कंपलसरी है, 15 दिन आपको देना पड़ेंगे। 15 दिन देने के बाद भी उसने पैसे नहीं दिए, तब क्या होगा? तो उसके बाद आता है फिर हमें उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करने का अधिकार मिलता है। और सूट फाइल करने का अधिकार जो मिलेगा वो विद इन 30 डे, ओनली 30 दिन के अंदर आपको करना है। जिस दिन आपके 15 दिन समाप्त होते ना, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको सूट उसके अगेंस्ट में लगाना होगा। ठीक है, सूट या कंप्लेंट उसके अगेंस्ट में करना होगी, ऐसा भी रूल हमें इसके अंदर मिलेगा। कंप्लेंट कैसे होगी? वो हमेशा ही रिटर्न में कंप्लेंट होगी, यानी परिवाद पर होगी, जिसको हम कंप्लेंट बोलते हैं। रिटर्न कंप्लेंट होगी, विद इन 1 मंथ के अंदर होगी, जब से 15 दिन कंप्लीट होते हैं उसके,
और हमेशा ही ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होगी, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इनके सामने आपको कंप्लेंट करना पड़ेगी। तो ये तो एक जनरल प्रोसीजर है यहाँ तक का कि हमने सूट फाइल कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि उसके चेक को डिसऑनर हो जाता है, तो उस दशा में यदि वो गिल्टी पाया गया, सूट के अंदर पूरी प्रोसीडिंग होगी, तो नॉर्मल जो सूट चलता है, कंप्लेंट जो होती है कि आपको एविडेंस देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, और यदि वो गिल्टी पाया गया तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी ये भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगी। इसके अंदर जो पनिशमेंट आपको मिलती है वो पनिशमेंट मिलती है कि आपने यदि ऐसा पाया गया तो आपको 2 वर्ष तक का कारावास यानी 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट, या फिर आपको जितने का आपने चेक दिया उसके डबल तक की आप पर पेनल्टी लगाई सकती है, जुर्माना लगाया सकता है। कितने का? मान चलिए आपने 1 लाख रुपए का चेक दिया तो कोर्ट आप पर 2 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगा सकता है। दूसरा, या फिर दोनों से दंडित कर सकता है आपको, यानी कि सजा भी दे, संग में चेक का अमाउंट के डबल का पेनल्टी भी लगा दे, ऐसा भी कोर्ट कर सकता है। ऐसा रूल हमें इसके अंदर मिलेगा, ये उसका पनिशमेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर याद रखनी है। बाकी और भी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी, वो अलग अलग प्रोसीजर है। कुछ छोटी में कई बार ऐसा होगा कि आपसे एडवांस पैसा देने के लिए बोल दिया जाए, कुछ एडवांस जमा करो पहले तभी आपको सुना जाएगा, तो वो सारी चीज़ें कंडीशन हमें इसके अंदर मिलेंगी। तो इतना सा एक जनरल प्रोसीजर है आपको, जिसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके आगे फिर हम इसको अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 138 निकालिए। 138 बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी पैटर्न हो, यानी कि प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। 138 सेक्शन वाइज कीजिए। ये बोलता है लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादरत हो जाना। इसका क्या मतलब है? इसका ये कहना है कि यदि कोई लेखा यानी कि जो चेक है आपने पेश किया और वो चेक इसलिए डिसऑनर हुआ कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, डिसऑनर हो गया, तो उस दशा में आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? तो सबसे पहले तो आपको, यदि ऐसा पाया जाता है कि आपने अकाउंट में पैसे नहीं थे इस कारण चेक डिसऑनर हुआ, तो आप अपराध के दोषी माने जाएंगे, आप ऑफेंसी माने जाएंगे, और उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? जो मैंने आपको जस्ट बताया, 2 साल तक का कारावास, या फिर चेक की राशि के दुगने तक का जुर्माना, या फिर दोनों, इन दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। तो ऐसा मिलता है इसके सेक्शन 138 में। लेकिन ये कब होगा, ये पनिशमेंट कब मिलेगी? जब इसके प्रोवाइडेड में जो रूल दे रखे हैं कि क्या प्रोसीजर पहले आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाके उसको पनिशमेंट मिल सकती है, उससे पहले नहीं। तो सेक्शन 138 का रूल देखिए। पहले हम पैरा पढ़ते हैं, पैरा नंबर 1 देखिए। जहाँ किसी व्यक्ति का किसी बैंक में संधारित अपने खाते में से अपने किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व से भागता या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए कोई चेक दिया जाता है, और वह चेक खाते के मार्फत या खाते के अपर्याप्त राशि या खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अथवा पहले से ही उस खाते में से किन्हीं अन्य व्यक्तियों को संदाय करने का करार कर दिए जाने के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान के पुनः लौटा दिया जाता है, वहाँ यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और उसे इस अधिनियम के अन्य बंदों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उतनी अवधि के कारावास से, जो कि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा उतनी राशि के जुर्माने से जो चेक की राशि की दुगनी हो सकेगी, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, यदि आप गिल्टी पाए गए, आपने ऐसा किया और आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं था इसलिए आपका चेक डिसऑनर हुआ, तो उस कंडीशन में आपको इस अपराध का दोषी माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा, और उस दशा में आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और चेक के अमाउंट का डबल का, ट्विंस का आप पर फाइन, और या फिर दोनों आप पर लगाया जा सकता है। ये तो हो गया जनरल। अब इसके बाद बात आती है प्रोवाइडेड में। प्रोवाइडेड बोलता है कि ये जब होगा, ये कब मिलेगा? जब आपने नीचे बताई गई जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल किया हो। इसमें 3 कंडीशन दे रखी हैं। जो प्रोवाइडेड है उसमें 3 है, ABC। पहली कंडीशन बताएगी कि आपको जिस दिन वो चेक जारी किया गया उस दिन से 6 मंथ या फिर 3 मंथ, बेसिकली आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है 3 मंथ है, लेकिन अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट होती हैं, तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है। और यदि आपसे जनरली पूछा जाए कि सेक्शन 138 में कितनी लिमिट दे रखी, तो आपको 6 मंथ याद रखना है।
ठीक है, तो सेक्शन 138 का प्रोवाइडेड का ए नंबर निकालिए। 6 मंथ के अंदर आपने चेक को बैंक में पेश किया हो, काय के लिए? पेमेंट के लिए। तो देखिए सेक्शन 138 का प्रोवाइडेड का ए नंबर क्लॉज देखिए, परंतु इस धारा की कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि नंबर 1 वह चेक जारी होने की तिथि से 6 माह के अंदर अथवा उसके विद्यमान रहने की अवधि के अंदर जो भी पूर्व हो बैंक में पेश नहीं कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो जो भी उसकी लिमिट है उससे पहले आपको पेश करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन बोलता है कि आपको डिसऑनर होकर चेक प्राप्त होगा उसके 30 दिन के भीतर, विद इन 30 डे के अंदर आपको एक नोटिस उसके लेखीवाल को यानी कि ड्रॉवर को देना होगा कि आपका चेक हमें डिसऑनर के साथ प्राप्त हुआ है, जितना भी अमाउंट है वो आप हमें दे दीजिए। इसकी आपको सूचना देना पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं नोटिस जाता है सबसे पहले चेक बाउंस के मामले में, तो वो यहीं से कवर होता है। बी नंबर क्लॉज देखिए, चेक के अधीन राशि पाने वाला अथवा सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक यथास्थिति बैंक से चेक के अनादृत होकर लौटने की तिथि से 30 दिन के अंदर, इसको अंडरलाइन कीजिए, विद इन 30 डे के अंदर पहले 2002 का जो अमेंडमेंट था उससे पहले जो लिमिट थी ना, अभी हमें 30 दिन मिल रही है, ये 15 दिन थी पहले 2002 से पहले। अब की डेट में ये 30 दिन है, आपको याद रखना है। 30 दिन के अंदर चेक के लेखीवाल को शोध्य राशि का संदाय करने के आशय की लिखित सूचना नहीं दे देता है, तो आपको रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा किसकी, कि आप इसको पेमेंट करें। सी नंबर देखिए, सी नंबर बोलता है कि सूचना की प्राप्ति जैसे ही उसको होगी उस ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर को 15 डे का आपको टाइम भी देना है कि 15 डे के अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। 15 डे के अंदर पेमेंट नहीं करता है तब आपका कंप्लेंट करने का अधिकार लागू होगा। तो देखिए सी नंबर, लेखीवाल उस सूचना की प्राप्ति से या प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जो चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला हो अथवा जो सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक हो उस राशि का संदाय करने में असफल नहीं रहता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? स्पष्टीकरण देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। इस धारा में हमने जो वर्ड यूज किया ना कि ऋण के लिए अथवा अन्य दायित्व के लिए, तो इसका क्या मतलब है, यानी डेब्ट और अदर लायबिलिटी, इसका मीनिंग क्या होगा, तो उसके बारे में बात किया गया। लीगली कोई इन्फोर्सेबल कोई डेब्ट है या अदर कोई लीगल लायबिलिटी है आपकी, उसके बारे में हम मीनिंग मानेंगे। तो देखिए इस धारा के प्रयोजनार्थ ऋण अथवा अन्य दायित्व से अभिप्राय विदितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा अन्य दायित्व से है। ठीक है, सेक्शन 138 वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज कीजिए। इसके बाद सीधा सेक्शन निकालिए 142, 138 के बाद सीधा सेक्शन 142 निकालिए। 142 बताता है अपराधों का संज्ञान यानी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो जो 138 के जो मामले होंगे उनका कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उसमें कैसे तरीके से हम कार्रवाई करेंगे, इसके बारे में हमें मिलता है सेक्शन 142। 142 देखिए पहले, 142 हमें बताएगा कि यदि कोई व्यक्ति चेक बाउंस का मामला बनता है, जो हमने ऊपर प्रोसीजर 138 में देखा, तो उसके बाद जब आपको कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट कितने दिन के अंदर करेंगे, तो सबसे पहले या तो सीआरपीसी आप पर लागू होगी, और सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीआरपीसी का प्रोसीजर तो लागू होगा, लेकिन कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो रूल इसमें दे रखा है 142 में वो पहले लागू होगा, उसके बाद सीआरपीसी लागू होगी। तो क्या रूल है इसके अंदर, दो सबसेक्शन में हमने डिवाइड किया। पहला सबसेक्शन हमें बताता है कि जो सीआरपीसी जो इसमें जो रूल दे रखा है कि आपको जो सूट लगाने का अधिकार है सिर्फ और सिर्फ लिखित कंप्लेंट पर ही मिलेगा। रिटर्न में आपको कंप्लेंट करना पड़ेगी, आप ओरली नहीं कर सकते, आप किसी और माध्यम से नहीं कर सकते, आपको सिर्फ रिटर्न में कंप्लेंट करना पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि इसके संबंध में 154 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एफआईआर करा दें, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा पहले मिलता है ए में। बी नंबर बताएगा कि विद इन 1 मंथ के अंदर आपको सूट कंप्लेंट फाइल करना होगी, विद इन 1 मंथ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
तो देखिए हम एक एक से रीड करते हैं, और सी नंबर इसका बोलेगा, यानी कि सबसेक्शन 1 का सी नंबर जो मिलेगा वो बताएगा कि आपको जो कंप्लेंट करना होगी किसके सामने करना पड़ेगी, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जो भी उस जुरिडिक्शन में है, जिस जगह आपका चेक का जुरिडिक्शन बनता है उस जगह ही आपको करना पड़ेगा। ऐसा रूल हमें इसके अंदर मिलेगा 142 में। तो देखिए 142 क्या बोलता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात पे होते हुए भी सबसेक्शन 1 रीड कर रहे हैं। देखिए ए नंबर क्लॉज देखिए, सेक्शन 138 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई भी न्यायालय चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाले अथवा सामान्य अनुक्रम में चेक के धारक के लिखित परिवाद के सिवाय प्रसंज्ञान नहीं होगा या लेगा। तो सबसे पहले तो आपको रिटर्न में कंप्लेंट करना पड़ेगी, उसी के आधार पर आपका कॉग्निजेंस लिया जाएगा, नंबर 1। सेकंड बताता है बी नंबर देखिए, ऐसा परिवाद सेक्शन 138 के परंतु के क्लॉज नंबर सी के अधीन वाद हेतु उत्पन्न होने की तिथि से या तारीख से 1 माह के अंदर पेश किया कर दिया जाना चाहिए। तो विद इन 1 मंथ के अंदर आपको पेश करना होगा, दूसरी कंडीशन। इसका प्रोवाइडेड बताएगा यदि आप लिमिट में लेट हो, इसका प्रोवाइडेड देखिए, इसका प्रोवाइडेड हमें बोलता है कि यदि आप उस लिमिट के अंदर 1 माह की जो लिमिट दी है उसके अंदर दावा पेश करने में असफल रहते हैं, लेकिन आपके पास वो असफल रहने के, कंप्लेंट ना करने के पर्याप्त रीजन आपके पास हैं, रीजनेबल रीजन आपके पास हैं, और न्यायालय आपके बातों से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो दशा में आपका जो कंप्लेंट है बाद में भी एडमिट कर सकता है। यानी कि जैसे कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में हम लगाते हैं ना एप्लीकेशन, वैसा हम मान सकते हैं इसको। तो देखिए सेक्शन 142 का सबसेक्शन 1 का बी नंबर का प्रोवाइडेड क्या बोलता है, परंतु न्यायालय के द्वारा वर्णित अवधि के पश्चात परिवाद का प्रसंज्ञान लिया जा सकता है यदि परिवादी न्यायालय को संतुष्ट करता है कि ऐसे अवधि के दौरान उसके पास परिवाद पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था, यानी कि रीजनेबल टाइम उसके पास था, तो ऐसा कर सकते हैं, आपके कंप्लेंट को बाद में भी हमें एडमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमें मिलता है सेक्शन 142 का सबसेक्शन 1 का सी नंबर। ये बताता है कि आपको जो कंप्लेंट करना होगी किसके सामने आप कंप्लेंट करेंगे, कौन सी कोर्ट में करेंगे। तो 2 कोर्ट हमें इसके अंदर दे रखी हैं। सबसे पहली बात तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास करेंगे, और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो देखिए क्या बोलता है सी नंबर, महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति का न्यायालय द्वारा सेक्शन 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं किया जाएगा। यानी कि इससे नीचे की कोर्ट के पास आप नहीं कर सकते, सिर्फ इन 2 कोर्टों के पास। इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे होता क्या है, सबसेक्शन 2 जो बताता है, सबसेक्शन 2 पहले नहीं था, इसको हमने इंसर्ट किया, हमने इसको इंसर्ट किया 2015 के अमेंडमेंट के माध्यम से। क्यों हमें इसको इंसर्ट करने की जरूरत पड़ी, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा इसमें रूल क्या है। इसमें ये दे रखा है कि जब चेक बाउंस के जो मामले होंगे उनके संबंध में आप कंप्लेंट कौन से जुरिडिक्शन में करेंगे। मान के चलिए एक चेक ग्वालियर में रहने वाले व्यक्ति ने दिया, लेकिन वो दिया किस व्यक्ति को, जो भोपाल में रहता है। तो वो व्यक्ति, भोपाल में रहने वाले व्यक्ति ने अपने बैंक में चेक लगाया भोपाल के अंदर, वो डिसऑनर होकर चला गया, क्योंकि ग्वालियर में रहने वाले व्यक्ति का बैंक कहाँ का चेक था, ग्वालियर में उसकी बैंक थी उसकी। तो अब इस कंडीशन में ये बनता है कि दावा कहाँ लगाया जाए। तो पहले जो रूल था 2015 के पहले, वो ये रूल ये था, एक मामला आया था दशरथ रूप सिंह के नाम से। दशरथ रूप सिंह के मामले में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि चेक बाउंस के मामले हमेशा ही वहाँ लगाए जाएंगे जहाँ पर से चेक जारी किया गया था। यानी कि ग्वालियर वाले व्यक्ति ने जारी किया ना, तो ग्वालियर वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में ही, यानी ग्वालियर की कोर्ट में ही वो चेक का मामला लगेगा, यानी कंप्लेंट करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो इससे बहुत समस्याएं आई। क्यों? क्योंकि जो मामले, अब व्यक्ति मान चलिए भोपाल का है, मान चलिए व्यक्ति मुंबई वाला है, मुंबई से हम बिजनेस करते हैं, हमने मुंबई वाले व्यक्ति को दिया, अब उसको चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस के लिए ग्वालियर आएगा वो दावा लगाने, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इन सभी को चीज़ों को देखते हुए 2015 का अमेंडमेंट जारी किया। जो मामला था ना दशरथ रूप सिंह राठौर,
दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का मामला था। इसमें ऐसा बोला गया था कि उसी जगह चेक लगेगा सिर्फ जिस जगह उसने जारी किया है। तो उस मामले के इफेक्ट को समाप्त करने के लिए पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट जारी किया 2015 में और बताया कि चेक बाउंस यदि होता है तो उस कंडीशन में दोनों जगह आपको दावा लगाने का अधिकार है। जहां से व्यक्ति ने चेक जारी किया उस कोर्ट में भी, और जहां जो अकाउंट जो पेई है जिसके पास पैसा लेने का अधिकार था उसकी जिस भी बैंक ने उसको बाउंस करके दिया है, उसको जिस भी जगह उसने पेश किया था उस क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट में भी लगा सकते हैं। ऐसा अमेंडमेंट करके हमने इंसर्ट किया। फिर तो दशरथ रूप सिंह वाला जो मामला है उसको भी आपको याद रखना है, उसके साथ साथ उसके इफेक्ट को समाप्त किया गया 2015 के अमेंडमेंट से, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो सेक्शन 142 का सब सेक्शन 2 देखिए, इसमें हमने वही बताया कि दोनों जगह आपको अब लगाने का अधिकार है। तो देखिए क्या बोलता है ये सेक्शन 142 सब सेक्शन 2, सेक्शन 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर नंबर ए यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रह के लिए प्रदत्त किया जाता है तो बैंक की शाखा जहां पर यथास्थिति सम्यक अनुक्रम में पाने वाला या धारक खाता बनाए रखता है स्थित है। ठीक है, यदि वो सिचुएटेड है जहां पर भी जिसमें वो खाता है उसका किसका जो संग्रहण करना चाहता है, यानी धारक है उसका जो पाने वाला है जिसने चेक लगाया। दूसरा बोलता है यदि चेक सम्यक अनुक्रम में पाने वाले या धारक द्वारा समुदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है तो ऊपरवाल की बैंक की शाखा जहां पर लेखीवाल का खाता बनाए रखता है स्थित है, तो जहां पर ड्रॉवर का खाता है उस कोर्ट में लगा सकता है, उस जुडिक्शन वाले कोर्ट में लगा सकता है। ये दोनों स्थिति हमने बताई। चलिए इसके आगे एक केस और था के भास्करन के नाम से एक मामला आया जिसमें उसने बताया गया कि दोनों जगह हम मामला पेश कर सकते हैं, दोनों जगह हम चेक के संबंध में केस को पेश कर सकते हैं। कौन सी जगह दोनों? जिन दोनों जगह पर चाहे वो ड्रॉवर का अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक के क्षेत्राधिकार वाले में या ड्रॉई का अकाउंट जिसमें है, उन दोनों में से कहीं भी पेश कर सकते हैं, ऐसा इस केस में बोला गया था। के भास्करन, ठीक है, इसको याद रखिए। इसका स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण नंबर ए वाले के संबंध में बताता है कि जब कोई चेक हमने उस बैंक की किसी शाखा को दे दिया, यानी कि कोई ब्रांच में हमने पेश किया, तो ऐसा माना जाएगा हम उस जगह के जुडिक्शन से गवर्न होंगे जहाँ की उस व्यक्ति का जिसने पेई था उसका अकाउंट है, मेन शाखा जो है उसमें माना जाएगा, उसके क्षेत्राधिकार से आप गवर्न होंगे। भले आपने कोई बगल वाली शाखा को दे दिया, मान लीजिए आपका ग्वालियर में ही अकाउंट है लेकिन सिटी सेंटर वाली ब्रांच में आपने चेक लगा दिया, मान के चलिए मुरार वाली बैंक में, उसी बैंक की शाखा में, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में भी हम गवर्न होंगे, ऐसा बोलता है स्पष्टीकरण। देखिए क्लॉज नंबर ए के प्रयोजनों के लिए जहाँ की कोई चेक सम्यक अनुक्रम में पाने वाले धारक के बैंक की किसी शाखा के में संग्रहण के लिए प्रदत्त किया जाता है, वहाँ चेक बैंक की उस शाखा में प्रदत्त किया गया समझा जाएगा जिसमें यथास्थिति पाने वाले या धारक सम्यक अनुक्रम में खाता बनाए रखता है। तो जिस भी जगह उसका अकाउंट है, जो मेन ब्रांच उसकी है अकाउंट की, उस जगह माना जाएगा तो उसने पेश किया है, और ऐसे मान के आपको जुडिक्शन मिलेगा। तो सेक्शन 142 एक बार अच्छे से देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। चलिए अब वापस आ जाइए सेक्शन 139 पे। 138 के साथ 142 आपको इसी तरीके से याद रखना है। जब क्वेश्चन भी आप नोट डाउन करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चन, तो इसी एस्पेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। चलिए 139 निकालिए। 139 बेसिकली बताता है हमें चेक धारक के पक्ष में अवधारणा, यानी कि प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। तो जो भी होल्डर है उस चेक को रखने वाला, उसके फेवर में यहाँ पर प्रिजम्पशन की गई है। कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करेगा यदि आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया है तो कोर्ट तो ये मान के चलेगा कि आपने किसी ना किसी लायबिलिटी के संबंध में, किसी ना किसी ऋण के संबंध में आपने जरूर ना जरूर कोई पैसा लिया, उसके बदले में आपने चेक दिया है। कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करेगा जब तक कि कोई कंट्राडिक्शन में साबित नहीं कर देता, कॉन्ट्ररी साबित नहीं कर देता। ऐसा सेक्शन 139 बोलता है। 139 को सेक्शन वाइज कीजिए। देखिए हम इसको रीड करते हैं। जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए, यह अवधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने वह चेक सेक्शन 138 में विनिर्दिष्ट किसी ऋण या अन्य दायित्व से भागता या अन्य दायित्व के भागता या पूर्णता उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है, ऐसे मान के कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, ठीक है।
सेक्शन 140 निकालिए। सीधी सी बात, एक क्वेश्चन और बनता है। सेक्शन 139 में हमने प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ा, इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस में हमने प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ा। वो कौन कौन सी सेक्शन थी? तो सेक्शन थी 118 में हमने प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा 137 में प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ा। 118 में हमने बहुत सारे क्लॉजेस देखे थे जिसको हमने याद किया था, और उन सब चीज़ों के बारे में प्रिजम्पशन होती है वहाँ पर, आपको याद रखना है। और 137 में हमने विदेशी विधि के बारे में, यानी कि फॉरेन लॉज जो हैं उनके प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ा था। और 139 हमें बताता है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। नेक्स्ट सेक्शन 140 हमें बताएगा सेक्शन 138 के अधीन ऐसा बचाव जो किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? यानी कि 138 के अकॉर्डिंग जो आप बचाव ले सकते हैं, क्या बचाव नहीं ले सकते, यानी कि इसमें जो बचाव लेने के लिए आपको हमने मना किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, कौन सा? आपका ये कहना था कि जब मैंने चेक बनाया था मुझे नहीं पता था कि डिसऑनर हो जाएगा आगे चल के, नहीं तो मैं बनाता ही नहीं। ऐसा कह के आप अपने आप को बचाव नहीं कर सकते, आप अपने आप को सेव नहीं कर सकते, ऐसा सेक्शन 140 बताता है हमें। तो सेक्शन 140 देखिए, सेक्शन 138 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में यह बचाव नहीं होगा कि चेक जारी करते समय लेखीवाल के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि वह चेक पेश किए जाने पर उस धारा में वर्णित कारणों से अनादृत हो जाएगा। तो ये कह के आप कोई बचाव नहीं ले सकते किसी भी चेक बाउंस के मामले में। तो 140 सेक्शन वाइज कीजिए। आफ्टर दैट सेक्शन 141 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, और ये जो हमें बताती है, ये बताती है ऑफेंस बाय कंपनीज के बारे में। ऑफेंस कैसे? कोई कंपनी भी तो चेक जारी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो वो चेक जारी करेगी तो उसके दशा में हम किसको लायबल बनाएं? अब हमें मान चलिए सजा देनी है, हमने पनिशमेंट की बात की सेक्शन 138 में कि 2 ईयर्स तक का पनिशमेंट आपको मिल सकता है, चेक की अमाउंट का डबल तक का आपको पेनल्टी लगा सकती है, फाइन लगा सकता है। तो फाइन तो चलता है, लेकिन जब हमें सजा देनी है तो 2 साल तक सजा कैसे देंगे कंपनी को? कंपनी तो कोई नॉर्मल पर्सन है नहीं, नेचुरल पर्सन है नहीं, तो वो क्या कंडीशन गवर्न होगी उसके बारे में बताता है सेक्शन 141। कंपनीज के बारे में हम पहले भी कई बार इस रूल को देख चुके हैं। रूल क्या होता है? जब भी कोई कंपनी कोई अपराध करती है तो उस दशा में वो कंपनी की जो भी प्रबंधक है, यानी कि जो डायरेक्टर्स है, कंपनी का कोई निदेशक है, कंपनी का कोई मेन अधिकारी है जो उस समय उस कार्य को करने के लिए लायबल था, वो उसके लिए लायबल माना जाएगा, उसको लायबिलिटी मानी जाएगी। लेकिन इसके संबंध में भी 2 रूल थे। कब उस व्यक्ति को, कब उस डायरेक्टर को, कब उस पर्सन को लायबल हम नहीं बना सकते, उसके संबंध में 2 कंडीशन। हमेशा याद रखिए, ये रूल जो है ना, पूरे जितने भी कंपनी के संबंध में आप प्रोविजन पढ़ेंगे ऑफेंस के संबंध में, ये रूल लागू होगा हमेशा। क्या रूल है? कि यदि वो अपराध उस व्यक्ति की जानकारी के बिना हुआ है, जो भी उस कंपनी का निदेशक था, जो भी उस कंपनी का डायरेक्टर था, कोई भी व्यक्ति जो उसके लिए लायबल था, वो उस व्यक्ति की नॉलेज के बिना हुआ है, तो उस दशा में वो पर्सनल रूप से उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज कि उसको नॉलेज तो थी कि अपराध हो रहा है, लेकिन उस नॉलेज के आधार पर उसने पूरा प्रयास किया उस चीज़ से बचने का, उस अपराध ना हो, वो अपराध ना हो, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, तब भी वो अपराध हो गया, तब तो भी वो लायबल नहीं माना जाएगा। ऐसा हम इसके अंदर मानते हैं, ऐसा हमें इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इतना रूल पहले हम इसके अंदर देखते हैं, फिर उसके आगे हम बात करेंगे। तो सेक्शन 141 पर एक अलग से मेंस के लिए आप क्वेश्चन बनाइए और देखिए इसको क्या बोलते हैं। कंपनियों द्वारा अपराध, सब सेक्शन 1 देखिए। सेक्शन 138 के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति यदि कंपनी है तो ऐसा व्यक्ति जो अपराध कारित होने के समय उस कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, तो वह तथा कंपनी उस अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार दंडित किए जा सकेंगे। तो कंपनी और वो व्यक्ति दोनों दोषी समझे जाएंगे, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा उस अकॉर्डिंग। ये तो हो गया जनरल रूल। अब इसका प्रोवाइडेड बताता है वो सेविंग, दो सेविंग की हमने, हमेशा लागू होती हैं, इस रूल को अच्छे से याद रखिए। 2 कंडीशन थी, देखिए क्या बोलता है। परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है। क्या साबित कर देता है? नंबर 1, अपराध उसकी जानकारी के अभाव में कारित किया गया था, नंबर 1, अथवा उसने ऐसे अपराध
कि कार्य तो होने को निवारित करने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी। उसने ये दोनों चीज़ें यदि की हैं तो उस दशा में उसे लायबल नहीं बना सकते आप, ऐसा याद रखिए। सेकंड प्रोवाइडेड हमें इसके बारे में बताएगा, यदि कोई कंपनी ऐसी है जो सरकारी कंपनी है या गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, गवर्नमेंट के नियंत्रण के अधीन काम करती है, उसमें गवर्नमेंट की भागीदारी है, गवर्नमेंट उसका पार्टनरशिप है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होती। देखिए सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइडेड नंबर सेकंड। परंतु यह और कि जब एक व्यक्ति किस कंपनी के निदेशक के रूप में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वित्तीय निगम के द्वारा कोई अधिकार पद अथवा नियोजन के आधार पर नामांकित किया जाता है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मालिकी की या नियंत्रित जैसी भी स्थिति, वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है। सबसेक्शन 2 देखिए, सबसेक्शन 2 में बताएगा कि सबसेक्शन 1 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों को लायबल बनाया जाएगा जिनके जानते हुए उनकी मौनानुकूलता से उनने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई कार्य नहीं किया, तो क्या उनकी मौनानुकूलता, उनकी लापरवाही उनको लायबल बनाएगी? हाँ, बिल्कुल बनाएगी। यदि उनके सहमति से अपराध किया जाता है, उनके शांत रहने के कारण अपराध किया जाता है, उनने कोई बचने का प्रयास नहीं किया, तो उस कंपनी के प्रबंधक, सचिव जो भी हैं वो सब उसके लिए लायबल माने जाएंगे। ऐसा हमें बोलता है सेक्शन 141 का सबसेक्शन 2। देखिए, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध कंपनी द्वारा कायद किया गया हो और यह साबित हो जाता है या हो जाए कि अपराध उस कंपनी के किसी संचालक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से अथवा मौनानुकूलता से अथवा लापरवाही से कायद हुआ था, तो वह संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसे तदनुसार दंडित किया जा सकेगा। एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दे रखा है। एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ें दे रखी हैं, दो डेफिनेशन है एक तरीके से। पहले में बता रखा है कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, यानी कि व्हाट इज कंपनी। कंपनी के बारे में बता रखा है कॉर्पोरेटेड कोई बॉडी है जिसके अंदर फर्म आती है या अदर कोई एसोसिएशन आता है जो इंडिविजुअल है, ऐसा हम देखते हैं। तो देखिए, कंपनी से अभिप्रेत है कोई भी निगमित निकाय और इसमें सम्मिलित है कोई भी फर्म अथवा व्यक्तियों का संगम। और दूसरे में हमें बी नंबर में मिलता है संचालक के बारे में, यानी कि फर्म के संबंध में संचालक से तात्पर्य है उसका कोई भागीदार, तो फर्म का भागीदार भी इस कंपनी के संबंध में माना जाएगा। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 142A। 142A को हमने इंसर्ट किया 2015 के अमेंडमेंट से, और हमने इसमें ये बताया कि हमने कुछ मामले ट्रांसफ़र किए ना, और जब हमने, क्योंकि वो केस पढ़ा था हमने, एक केस का नाम मैंने आपको बताया था दशरथ रूप सिंह वाला, उसके माध्यम से हमने वो इफेक्ट ख़त्म कर दिया था कि आप सिर्फ दावा वहाँ लगा सकते हैं जहाँ से चेक जारी किया गया है, उसके अलावा कहीं लगा सकते। उस जजमेंट के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो हमारा लेजिस्लेटिव है यानी कि पार्लियामेंट है, उसने अमेंडमेंट पास किया 2015 में, और अमेंडमेंट के माध्यम से ये सारी चीज़ें बदलाव की कि हम दोनों जगह ला सकते हैं। सेक्शन 142 का सबसेक्शन 2 हमने इंसर्ट किया उसके माध्यम से बेसिकली, उसमें हमने बताया कि आप दोनों जगह चेक लगा सकते हैं कार्रवाई के लिए। ठीक है, ऐसा हमने देखा था। तो अब उसी के आगे की बात करता है 142। अब जब हमने ये इफेक्ट लिया था दशरथ रूप सिंह वाला, तो जितने भी मामले उस समय चल रहे थे ना, उसका क्या हुआ, मान चलिए दावा, जैसे अभी अपने एक एग्जाम्पल आपको बताया कि एक दावा मैंने आपके अगेंस्ट में लगाया, सॉरी आपको एक चेक दिया, आपने उस चेक को अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते थे, मान चलिए आप भोपाल के रहने वाले हैं, आपने वहाँ पर उसको लगाया, बाउंस हो गया, तो आपने वहीं दावा फाइल कर दिया कि पहले रूल था ऐसा। लेकिन दशरथ रूप सिंह का जब जजमेंट आया तो उसके इफेक्ट से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ चेक वहीं लगेंगे जहाँ से चेक जारी किया गया था। तो जारी करने वाला मान चलिए मैं ग्वालियर से था, तो ग्वालियर में ही दावा लगाना पड़ेगा आपको, भले आप भोपाल के रहने वाले हैं, ऐसा जजमेंट इसने बताया, जजमेंट ने। तो इस जजमेंट के कारण क्या हुआ, जितने भी मामले उस समय चल रहे थे कोर्टों के अंदर, तो उस जजमेंट के माध्यम से सारे मामले सब इधर उधर तक ट्रांसफ़र हुए, जहाँ से चेक जारी हुआ सब उन कोर्टों में पहुँचाया गया उनको। तो इससे बहुत मामला डिस्टर्ब हुआ था बीच में, जबकि ये बात है 2010-12 की बात होगी, तब का जजमेंट है 2010 का समथिंग, तो उस समय की बात है। तो उस समय पूरे मामले, जैसे कि मैं दावा जो आपने जैसे भोपाल में दावा लगाया, तो भोपाल का दावा ट्रांसफ़र हो कहाँ गया, ग्वालियर आ गया, ऐसे सभी दावे ट्रांसफ़र हुए। तो अब वो ट्रांसफ़र हुए दावे, उनके संबंध में क्या कार्रवाई की जाए, उनके ट्रांसफ़र को क्या हम वैलिड बना दें या इनवैलिड माना जाए, तो उसके संबंध में हमने 142A भी इंसर्ट किया।
इसमें हमने उसको भूतलक्षी प्रभाव से मान्य किया, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उनको दिया, और ऐसा माना जाएगा कि वो दावे सही टाइम पे सही कोर्ट में पेश किए गए यदि वो ट्रांसफ़र होकर किसी कोर्ट में भी पहुंच गए थे। तो इन सभी के बारे में कुछ प्रोविज़न इसके अंदर हमें मिलेंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोविज़न है, तो आइए हम एक एक से इसको रीड करते हैं। सिर्फ 142A सेक्शन वाइज कीजिए और देखिए सब सेक्शन 1 इसका। CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रक्राम लेकर संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा यथा संशोधित सेक्शन 142 की सबसेक्शन 2 के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को सभी मामले इस अधिनियम के अधीन ऐसे अंतर समझे गए माने जाएंगे जैसे मानो उस उपधारा के सभी या वह उपधारा सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त थी। सेक्शन 142 का सबसेक्शन 2 ये क्या बोलता है? सेक्शन 142 की सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 1 जो अभी हमने पढ़ी में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां सम्यक अनुक्रम में तय स्थिति पाने वाले ने या धारक ने सेक्शन 142 के सबसेक्शन 2 के अधीन कोई अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया है या उपधारा 1 के अधिक मामला उस न्यायालय को अंतरित किया है और ऐसा परिवाद उस न्यायालय में लंबित है जहां उसी लेखीवाल के विरुद्ध सेक्शन 138 के से उद्भूत होने वाले सभी पश्चातवर्ती परिवाद इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संग्रहण के लिए प्रदत्त या संदाय करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाएंगे। इसका क्या कहना है? सबसेक्शन 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताता है। इसमें क्या हुआ था, जब हमने एक रूल और बनाया था उसमें हमने बताया कि जब एक व्यक्ति के विरुद्ध मामला यदि एक कोर्ट में पेश है और उसी तरीके कोई दूसरा भी चेक है तो आप पूरा कहीं भी उस चेक को नहीं लगा सकते, उसी कोर्ट में आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा भी रूल था। तो उस रूल के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी समस्या आती थी, जैसे कि मान चलिए एक चेक मैंने आपको दिया है और मेरे चेक आपको जो दिया, आप भोपाल के रहने वाले हैं, आपको मैंने दिया, तो आपका चेक लगाने का अधिकार बेसिकली हमने क्या बनाया था पहले, जैसे कि जहाँ का रहने वाला है वहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब तो रूल ये है कि आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो रूल था कि आप कोई चेक दिया, ऐसे ही मैंने 4 लोगों को चेक दिए, एक भोपाल वाले को, एक दिल्ली वाले को, एक अमेरिका वाले को, या कहीं के XYZ, तो उनको भी दावा लगाने का अधिकार सिर्फ एक ही जगह था और सारे दावे एक ही कोर्ट में चलेंगे, ऐसा भी हमने देखा था। ऐसा भी एक रूल था। लेकिन अब वह रूल नहीं रहेगा, ऐसा कहीं ना कहीं इसके अंदर कहना है सबसेक्शन 2 का। तो एक बार सबसेक्शन 2 देखिए, सबसेक्शन 3 और देखिए। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? यदि प्रक्राम लेखा संशोधन अधिनियम 2015 की प्रारंभ की तारीख को यथास्थिति उसे पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक अनुक्रम में चेकों से उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक अभियोजन भिन्न भिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, तो न्यायालय की अपेक्षा में उक्त तथ्य लाए जाने पर वह न्यायालय प्रक्राम लेखा संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 142 की सबसेक्शन 2 के अधीन अधिकारिता रखने वाले ऐसे न्यायालय को जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया गया था और लंबित है, वह मामला इस प्रकार अंतरित कर देगा मानो वह उपधारा सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्ति। जो मैं रूल अभी बता रहा था ना, वो रूल 142A का सबसेक्शन 3 में दे रखा है। तो सारे मामले क्या होंगे एक्चुअल पे उसी कोर्ट के पास। यदि ये पहली बार जब मामला पेश किया गया उस कोर्ट में है तो सारे मामले भी उसी कोर्ट में भेज दिए जाएंगे, यदि ऐसी जानकारी उनको दी जाती है तो। ठीक है, तो 142A एक बार अच्छे से देखिए और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सेक्शन 143 निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस के एस्पेक्ट में इसको अलग से तैयार कीजिए। ये बोलता है मामले में संक्षिप्त विचारण करने की न्यायालय की शक्ति, यानी कि पावर है कोर्ट के पास समरीली ट्रायल करने की। तो समरी ट्रायल करने की पावर उसको किन मामलों में मिलेगी, पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा। और इसके संबंध में समरी ट्रायल की कौन सी प्रोसीजर अपनाई जाएगी। तो CRPC में जो हमें प्रोविजन मिलते हैं ना समरी ट्रायल के, वो सारे प्रोविजन यहाँ पर लागू होंगे। और CRPC में कहाँ प्रोविजन इसके बारे में मिलते हैं, तो 262 से लेकर 265 तक, या हम 260 से ही बात करें, 260 से लेकर 265 तक जो प्रोविजन मिलते हैं समरी ट्रायल के बारे में CRPC के अंदर, वो सारे प्रोविजन इस पर लागू होंगे। लेकिन यहाँ पर 260 से लागू नहीं होंगे, क्योंकि 260 और 261 में वो मामले दे रखे हैं जिनमें समरी ट्रायल लागू होता है।
वो CRPC संबंध में, लेकिन इसके संबंध में तो हमने यही बता दिया है, उन सभी मामलों पर विचारण होगा। ठीक है। दूसरा, समरी ट्रायल जब किया जाएगा तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, कितनी सज़ा देंगे, क्या रूल रहेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें हमें इसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो आइए हम एक एक से देखते हैं। तो सबसे पहली बात की जाए तो 143 को सेक्शन वाइज आपको करना है। सबसेक्शन 1 इसका जो बताएगा वो बताएगा कि कुछ यदि कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट पर्याप्त समझती है, तो उसमें समरी ट्रायल का प्रोसीजर अपना सकती है किसी मामले में जो कंप्लेंट उसके सामने की गई है उसमें। ठीक है, और समरी ट्रायल के संबंध में कौन सा कितनी कहाँ से कहाँ तक के रूल लागू होंगे वो बता देता है सबसेक्शन 1। एक और सबसेक्शन 1 रीड करते हैं, देखिए क्या बोलता है। CRPC या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के सभी उपबंधों या सभी अपराधों का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, और जहां तक हो सके उक्त संहिता की धारा 262 से 265 दोनों सम्मिलित करते हुए ऐसे उपबंधों का विचारण करने पर प्रवृत्त होगा। तो समरी ट्रायल का प्रोसीजर हम अपनाएंगे CRPC इस NI एक्ट के सभी मामलों में, पहली बात। दूसरी बात हमें मिलेगी कि जब संक्षिप्त विचारण यदि कोर्ट कर रहा होगा तो उस मामले में वो सज़ा कितनी दे सकता है। तो 1 साल तक की अवधि से ज़्यादा का कारावास नहीं दे सकता, और जो जुर्माना होगा 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता। ऐसा भी हमें इसके अंदर मिलेगा। और इसके अंदर हमें मिलेगा कि आपको जो सारे प्रोविजन हमने बताया कि आपको समरी ट्रायल करने की पावर है, समरी ट्रायल करने के साथ साथ 1 साल से ज़्यादा कारावास नहीं दे सकते, 5,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मामला है वो विचारण कितने समय में समाप्त करना पड़ेगा, तो विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको पूरा मामला समाप्त करना पड़ेगा, पूरा विचारण करना पड़ेगा। ऐसा भी हमें इसके अंदर मिलेगा। सबसेक्शन 1 का प्रोवाइडेड देखिए, प्रोवाइडेड नंबर 1, परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा कि किसी दोष सिद्धि के प्रकरण में 1 साल की अवधि से अधिक कारावास की सजा और 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने की राशि का दंडादेश पारित करे। लेकिन सेकंड प्रोवाइड देखिए क्या बोलता है, परंतु यह और कि जब प्रारंभ होने पर संक्षिप्ता विचारण के दौरान इस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि प्रकरण का सारभाव ऐसा है कि प्रकरण का संक्षिप्त विचारण अवांछनीय है, तो 1 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा पारित किए जाने योग्य है, अथवा अन्य कारण से प्रकरण में मजिस्ट्रेटों को सुनने के पश्चात उसके अभाव के लिए आदेश अवलिखित कर एवं तत्पश्चात किसी साक्षी को पुनः आहूत करता है जिसे परीक्षित किया गया है, तथा सुनवाई या पुनः सुनवाई के लिए अग्रसर होता है, जैसा कि उक्त संहिता द्वारा उपबंधित है। तो सिंपल सी बात है, जब उसे लगता है कि ऐसे मामले का विचारण संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, कब, किन कारण से, 2 कारण है, या तो किसी अन्य कारण से, या फिर उसे लगता है कि 1 वर्ष से ज़्यादा ही सजा देना मुझे, तो उस कंडीशन में तो वो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को रोक देगा, नॉर्मल विचारण की प्रक्रिया चालू कर देगा। कोई और एविडेंस जो पहले हो चुकी है उसको दोबारा बुला सकता है, नए एविडेंसेस ले सकता है, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि संक्षिप्त विचारण में अलग तरीके का प्रोसीजर है, तो ऐसा करने की पावर उसके पास है। उसके बाद हम बात करें तो जो 1 वर्ष की जो मैंने लिमिट बता दी थी, भाई मिस्टेक गलत बताई, इसमें 6 महीने की लिमिट मिलेगी, और जितनी भी कार्रवाई होंगी दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, ऐसा सबसेक्शन 2 बोलता है। तो सबसेक्शन 2 देखिए, इस धारा के अधीन स्थायी तौर पर न्याय के हित में प्रकरण का विचारण जहाँ तक व्यवहार है जब तक उसका निष्कर्ष ना हो दिन प्रतिदिन होगा। न्यायालय प्रकरण का विचारण अगला दिन से आगे स्थगित आवश्यक है तो लिखित तौर पर और उसके कारणों को अवलिखित करेगा। यानी कि वैसे तो कार्रवाई दिन प्रतिदिन की जाएंगी, लेकिन उसे लगता है कि कार्रवाई को कुछ दिनों के लिए रोकना चाहिए, तो यदि रीजनेबल कारण है तो नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप रोक सकते हैं। ऐसा सबसेक्शन 2 बोलता है। देन सबसेक्शन 3 बताएगा कि ये मामले में जो कार्रवाई होंगी वो विदिन 6 मंथ के अंदर निपटाई जाएंगी यदि आप समरी ट्रायल कर रहे हैं तो। देखिए, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक विचारण यथासंभव यथाशीघ्र नियमित होगा एवं परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से 6 माह के अंदर विचारण का निष्कर्ष के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 143, एक बार अच्छे से देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सेक्शन 143A बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज कीजिए। 143A बताएगा पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन। इंटरिम कंपनसेशन के बारे में प्रोविजन आपको मिलता है। इंटरिम कंपनसेशन क्या होता है?
मान के चलिए कि चेक मेरे पास था, मैंने आपके अगेंस्ट में लगाया और चेक आपके अगेंस्ट में लगाया, कार्रवाई होगी, टाइम लगेगा, तो तब तक मैं इंटरिम कंपनसेशन आपसे मांग सकता हूँ, कोर्ट से बोल सकता हूँ मुझे इंटरिम कंपनसेशन दिलवाया जाए। तो इंटरिम कंपनसेशन के रूप में कोर्ट आपको या मुझे, मैं यदि पार्टी हूँ, मैंने चेक लगाया, तो कितना कंपनसेशन मुझे अलॉट किया जाएगा उसके बारे में 143 ये बताता है। तो इसमें बता रखा है बेसिकली कोर्ट को ऐसा लगता है कि मामले में विचार में समय लगने वाला है या टाइम लगेगा, तो उस दशा में क्या करेगा, या उसमें चार्ज फ्रेम किए जाते हैं उस कंडीशन में। देखो, सबसे पहले तो हम उससे पूछेंगे कि आपने चेक लिया था, चेक दिया है, और दिया है तो पैसा देने के तैयार नहीं है, तो भैया फिर बात करेंगे, आगे कार्रवाई चलेगी पूरी। या तो शुरुआत में भी मान लेता है कि हाँ मैंने पैसे लिए थे, मैं पैसे देने के तैयार, तो ख़त्म हो जाएगा मामला तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम इंटरिम कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और इंटरिम कंपनसेशन कितनी होगी, जितना भी चेक अमाउंट है उसके 20% से ज़्यादा नहीं होगी। तो 20% का कोर्ट ऑर्डर कर देगा, पहले इंटरिम कंपनसेशन जमा करो, तब तो आपको सुनवाई का अधिकार मिलेगा। मान चलिए मैंने आपको चेक दिया था, तो आपने मेरे अगेंस्ट में दावा लगाया, तो कोर्ट मेरे से बोलेगी पहले 20%, मान चलिए 1 लाख का चेक था, 20,000 रुपये पहले कोर्ट में जमा करो, इनको इंटरिम कंपनसेशन के रूप में दो, तब जाके आपको कार्रवाई करने का आगे मौका मिलेगा। तो ऐसी एक स्कीम, एक शर्त आप पे लगा सकती है। और आपको, यानी कि आपको जो मिलने वाला अमाउंट है वो कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए, उसके संबंध में भी इसमें लिमिट मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति है जिसको इंटरिम कंपनसेशन दिलवाने का वचन दिया गया है या आदेश किया गया है, उसको 60 दिन के भीतर जिसके अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट की है वो जमा करेगा। और यदि एडिशनल कोई कारण है आपके पास तो 30 दिन और मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 90 दिन के अंदर आपको पैसा जमा करना ही पड़ेगा, तभी आगे कार्रवाई होगी। ठीक है। अब बाद में पाया जाता है कि वो व्यक्ति दोष मुक्त हो गया, एक्विटल हो गया, तो फिर वापस भी दिलवाएंगे। मान चलिए मेरा फॉल्ट ही नहीं पाया गया कि आप मेरे से पैसा लेने के हकदार हैं, तो जो मैंने इंटरिम कंपनसेशन दिया तो आपसे वापस भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपको भी विदिन 60 डे के अंदर उसको वापस करना होगा, ऐसा भी हमें इसके अंदर मिलता है। और विथ इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट उस पर जो रिजर्व बैंक हैं उनके द्वारा आज की डेट में चल रहा है, वो रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट भी आपको लगाकर देना पड़ेगा। ऐसा रूल हमें इसके अंदर मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है। और यदि उल्टा एक और बात आती है कि यदि वो व्यक्ति कन्विक्ट पाया गया, यानी कि मैं कन्विक्ट पाया गया, मेरे से आपको लेने का हकदार हुए पूरे 1 लाख रुपए, तो उस कंडीशन कितने दिन होंगे, तो फिर मुझे सिर्फ 80,000 आपको देना पड़ेगा, ना कि 1 लाख। कहीं 20,000 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा भी हमें रूल इसके अंदर मिलता है। तो सेक्शन 143A मेंस के लिए एक अलग से क्वेश्चन तैयार कीजिए और देखते हैं हमें इसको क्या बोलता है, कैसे हम रीड करते हैं। सेक्शन 143A देखिए, CRPC 1973 में अंतर्विश किसी बात के होते हुए भी सेक्शन 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीवाल को नंबर 1 संक्षिप्त विचारण या समन मामले में जहां परिवाद में उसने किए गए अभियोग का दोषी नहीं होने का आयोजन किया है और किसी अन्य मामले में आरोप वर्चित किए गए जाने पर परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय का आदेश दे सकेगा। तो इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर किया जा सकता है। सबसेक्शन 1 बोलता है। सबसेक्शन 2 देखिए, सबसेक्शन 2 बोलता है कि उपधारा 1 के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम के 20% से अधिक नहीं होगा। तो 20% से ज़्यादा नहीं होगा, इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत अच्छे से याद रखिए। सबसेक्शन 3 बोलता है अंतरिम प्रतिकर का उपधारा 1 के अधीन जारी आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित करने पर 30 दिन से अधिक की ऐसी और अवधि के लिए या अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए संदाय किया जाएगा। तो विदिन 60 डे प्लस 30 डे, यानी 90 डे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। सबसेक्शन 4 बोलता है कि यदि वो चेक जिसने पैसा दे दिया था, इंटरिम कंपनसेशन दे दिया था, लेकिन बाद में पाया गया वो एक्विटल, तो सामने उसको वापस दिलवाया जाएगा पैसा। तो उसके बारे में सबसेक्शन 4 बोलता है। देखिए, यदि चेक के लेखीवाल को दोषमुक्त किया जाता है या कर दिया जाता है तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन से अधिक ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाए सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर से ब्याज सहित प्रतिसंदा करने का निर्देश देगा। तो जितना ही पैसा आपको दिया वो सारा वापस करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। और यदि कोई पैसे हमने आप पे जो पैसा दिलवाने की बात की आप नहीं देते हैं,
तो आपसे हम कैसे वसूल करेंगे, तो एज अ पेनल्टी के रूप में, जैसे जुर्माना वसूल किया जाता है ना सेक्शन 421 CRPC के अकॉर्डिंग, वैसे ही सारा पैसा आपसे वसूल किया जाएगा। देखिए, इस धारा के अधीन संदेह अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो यह दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 की सेक्शन 421 के अकॉर्डिंग लगाया गया फाइन है, ऐसे मान के आपसे वसूल किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा लास्ट हमें मिलता है कि यदि पाया जाता है कि वो सही है तो उस पर से घटा दिया जाएगा जुर्माना। देखिए, सेक्शन 138 के अधीन आरोपित जुर्माने की रकम या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सेक्शन 357 के अधीन अधिनियत प्रतिकर की रकम में इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिक्रम की रकम रूप में संदत या वसूल की रकम घटा दी जाएगी। तो जब जजमेंट हो जाता है, पाया जाता है, तो उस दशा में एडजस्ट करके हम उसको दिलवा देंगे। ऐसा बोलता है सेक्शन 143A। ऐसा ही सेम प्रोविजन हमें सेक्शन 148 में भी मिलेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बताया गया है कि जब अपील कोर्ट के दौरान, अपील में जब हम अपील करते हैं ना, मान चलिए कोई व्यक्ति के विरुद्ध पैसा देने का ऑर्डर हो गया, दोष सिद्धि का ऑर्डर हो गया कि दोषित पाया गया, पैसा जमा करो, लेकिन वो अपील करना चाहता है मामले में कि नहीं, कोर्ट नीचे वाली कोर्ट ने जजमेंट गलत किया है, मैं पैसे देने के लायबल नहीं हूँ, मैंने कोई चेक नहीं लिया था, तो उसकी अपील करना चाहता है। तो अपील में भी कोर्ट उससे इसी तरीके से 20% पैसा पहले जमा करवाने के लिए बोल सकती है, 20% पैसा सामने वाले को दीजिए इंटरिम के रूप में, उसके बाद ही आपकी अपील एंटरटेन की जाएगी। ऐसा बिल्कुल सेम प्रोविजन 148 में मिलेगा। तो सेक्शन 148 निकालिए, इसको भी हम रीड कर लेते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल सेम एनालॉजी है। 20% दिलवाया जाएगा, नहीं देता है तो वापस करवाना पड़ेगा, वो सब चीज़ रहेगी। और 143A के अकॉर्डिंग जो रकम पहले दे दी गई है वो रकम वापस करने के लिए नहीं बोलेंगे। और इसमें जो हमें मिलेगा अपील की, जो अपील पर जो कार्रवाई के लिए इंटरिम कंडीशन टाइप का हम मान सकते हैं इसको, कि 20% की रकम आपको देना पड़ेगी। और 143A के अकॉर्डिंग जो इंटरिम दे रखा है या और देने का आदेश भी अलग से किया जा सकता है, ऐसा भी हमें इसके अंदर मिलेगा। मान चलिए हमने नीचे वाले दावे में क्लेम ही नहीं किया था इंटरिम, तो जैसा हमें अपील में भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो 20% वो और 20% अलग से, दोनों तरह का इसके अंदर रहेगा। तो देखिए हम इसके रीड करते हैं 148 को। देखिए, दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति। तो सबसेक्शन 1 देखिए, CRPC 1973 में अंतर्वेश किसी बात के होते हुए भी सेक्शन 138 के अधीन दोष सिद्धि के विरुद्ध देखीवाल द्वारा की गई अपील में अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश कर सकेगा जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित जुर्माना या प्रतिकर के 20% होगी, न्यूनतम 20% होगी। यानी कि तो मिनिमम 20% आप लगा सकता है कि आप पहले इतना जमा कीजिए तब आपकी अपील सुनेंगे। ठीक है, दूसरा इसका परंतु बताएगा कि जो हम 143A के अकॉर्डिंग हम जमा कर रहे के बोल रहे थे इंटरिम के बारे में, तो इंटरिम के संबंध में वो एडिशनल होगा। यानी कि इंटरिम तो दिलवाया जाएगा, लेकिन ये तो जमा करने के बारे में बोलेंगे कि जमा कर दीजिए पहले आप। कई बार क्या होता है, मान जो चेक बाउंस के मामले में ऐसा होता है कि बेसिकली 5 लाख का मान ऑर्डर हो गया, अब 5 लाख बोल रहा है कि मैंने तो देने का हकदार ही नहीं, मैं अपील करना चाहता हूँ। अपील करने से पहले कोर्ट उसको प्रायर कंडीशन देता है कि पहले 4 लाख रुपए आप कोर्ट में जमा करिए। आप बोल रहे हैं ना आप देने का हकदार नहीं, पहले जमा करिए, यदि कल हकदार हुए तो आपको देने के लिए तो देना पड़ेगा ना, तो पहले जमा करिए तब आपकी अपील सुनेंगे। ऐसी कंडीशन कई बार कोर्ट डाल देता है, लेकिन वो 20% से कम नहीं होगा जो जमा करने के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, परंतु देखिए, परंतु इस धारा के अधीन संदेह रकम सेक्शन 143A के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त किसी भी अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी। तो जो इंटरिम पेनल्टी थी, इंटरिम जो कंपनसेशन था, उसके एडिशनल में मानी जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 निकालिए। सबसेक्शन 2 इसका बताता है वही 60 दिन वाली लिमिट बताता है जो हमने सेक्शन 143 में भी पढ़ी थी। तो देखिए क्या बोलता है 143A में जो पढ़ी थी। देखिए, उपधारा 1 में निर्दिष्ट रकम आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर 30 दिन के अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए जमा करा दी जाएगी या कराई जाएगी। तो सेम प्रोविजन है। सबसेक्शन 3 देखिए, अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा रकम परिवादी को देने का निर्देश दे सकता है। तो अभी समझ में आ गया, वो कोर्ट के पास जमा होती है, कोर्ट को जब लगता है कि हाँ इसको देने का आदेश करना चाहिए तो कोर्ट उसके संबंध में ऑर्डर कर सकता है कि आपके पास जो
जो हमारे अपील कोर्ट के पास जो पैसा जमा है वो दिलवा दिया जाए, ऐसा हमें मिलता है। लेकिन सबसेक्शन 3 का प्रोवाइडेड बोलता है कि यदि वो जो परिवादी है उसको दिलवा भी दिया गया अमाउंट और बाद में पाया गया कि वो दोष मुक्त कर दिया गया ऊपर वाली अपील कोर्ट ने भी, तो फिर पूरा वापस करना पड़ेगा, वो ब्याज के सहित आपको वापस करना पड़ेगा, ऐसा हमें मिलता है। देखिए, परंतु यदि अपीलार्थी दोष मुक्त कर दिया जाता है तो न्यायालय परिवादी को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण रसिद किए जाने पर 30 दिन से अधिक की ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित इस प्रकार दी गई रकम का अपीलार्थी को संदाय या प्रतिसंदाय करने का आदेश देगा या निर्देश देगा, तो उसको वापस करने का ऑर्डर कर दिया जाएगा। यदि उसको हम एक्विटल करते हैं, अपील कोर्ट ने भी एक्विटल कर दिया, तो फिर वापस करो पैसा जो भी आपको हमने दिलवाया, कंप्लेंट को जितना ही पैसा दिलवाया वो वापस करने का ऑर्डर कर दिया जाएगा। सेक्शन 144 निकालिए। 144 सेक्शन वाइज कीजिए, बोलता है समन के तामील की रीति, यानी कि मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन। समन किस तरीके से किया जाएगा, क्या मोड रहेगा उसका, उसके बारे में 144 बताता है। 144 में सिंपल सा रूल दे रखा है कि समन यदि हम सामने वाले व्यक्ति पे करना है, किसी व्यक्ति अभियुक्त पे करना है, यानी एक्यूज व्यक्ति पे करना है, या फिर किसी विटनेस पे करना है, तो जहाँ वो मामूली तौर पर निवास करता है वहाँ पर हम कर सकते हैं, या उसके घर के सामने कॉपी लगा सकते हैं, उसकी जिस जगह वो रहता है वहाँ पे समन की कॉपी छोड़कर इस पर चिपका कर सामान्य तौर पर निवास करता है, व्यवसाय करता है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त करने के लिए यदि कोई पर्टिकुलर जगह उसने बता रखी है कि मेरे जितने भी सामान आप इस पर्टिकुलर जगह पर भेजें, तो स्पीड कोरियर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, जैसा भी हम चाहें वैसे हम कर सकते हैं, ऐसा हमें रूल मिलेगा इसके अंदर। तो देखिए सेक्शन 144 का सबसेक्शन 1, CRPC 1973 में किसी बात के होते हुए भी एवं इस अध्याय के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट अभियुक्त या साक्षी को समन जारी करते समय या करते हुए निर्देश दे सकेगा कि उस स्थान में समन की एक प्रति जहाँ के ऐसा अभियुक्त या साक्षी सामान्य तौर पर निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत तौर पर प्राप्ति के लिए कार्य करता है, स्पीड पोस्ट या कोरियर सर्विस द्वारा जो सत्र न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है के द्वारा तामील हो। जिनकी जो सेशन कोर्ट है उसके माध्यम से हमने बता रखा है कि जब भी कोई समन करना होता है किस तरीके से, किस कोरियर सर्विस से करेंगे, उसके माध्यम से आपको करना पड़ेगी। ठीक है, एक कॉपी आपको वहाँ देना पड़ेगी। इसके अलावा 144 का सब सेक्शन 2 जो बताता है वो बोलता है कि देखिए क्या बोलता है, जहाँ अभिस्वीकृति अभियुक्त या साक्षी के द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है या डाक विभाग के द्वारा अधिकृत या कोरियर सर्विस के किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया प्रष्टांकन होना तात्पर्य है कि प्राप्त किए गए समन के वितरण होने से अभियुक्त या साक्षी के द्वारा इनकार किया गया है, न्यायालय ऐसे जारी किए गए समन की घोषित कर सकेगा कि समन सम्यक रूप से तामील हो चुका है। यानी कि जब हमने समन भेजा, समन पहुंचा वहाँ पे, तो समन लेने से उसने मना कर दिया या उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये घोषणा कर सकता है कि उस व्यक्ति पर सही तरीके से तामील हो चुकी है, ऐसा बोलता है सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 144 दो रूल हमें बताता है, सेक्शन वाइज आपको करना है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन के बारे में बताता है, समन कैसे किया जाएगा, जहाँ भी वो रहता है, जहाँ भी वो बिजनेस करता है, जहाँ पर भी वो समन को लेने के लिए जगह बताता है, उस पर्टिकुलर जगह पे आप उसको भेज सकते हैं। उसके संबंध में कोर्ट आदेश कर देगा और डायरेक्शन दे देगा उसमें। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। सेक्शन 145 निकालिए, ये बोलता है शपथ पर साक्ष्य। तो जितने भी एविडेंस होगी इसके अंदर वो ऑन एफिडेविट होगी, ऐसा रूल हमें मिलता है 145 को सेक्शन वाइज कीजिए। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 में किसी बात के होते हुए भी परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ पर दिया जा सकेगा और समस्त न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए उक्त संहिता के अंतर्गत किसी जांच विचारणे अन्य कार्रवाई में साक्ष्य को पढ़ा जा सकेगा। ठीक है, शपथ पर साक्ष्य देने वाले को क्या बोलते हैं, अभिसाक्षी, डिपोनेंट। आपको याद रखना चाहिए, एक वर्ड हमने पढ़ा है, साक्षी और अभिसाक्षी में अंतर क्या होता है। जो ऑन एफिडेविट एविडेंस दे वो कहलाता है अभिसाक्षी यानी डिपोनेंट, और जो नॉर्मल एविडेंस दे जाके सीधा, तो वो कहलाता है साक्षी। इसको डिफरेंस को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई लोगों को नहीं पता होता। सबसेक्शन 2 देखिए इसका, 142 का सबसेक्शन 2, न्यायालय यदि उचित समझता है अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर किसी व्यक्ति को समन कर सकता है एवं परीक्षा करेगा जिस व्यक्ति के द्वारा शपथ पत्र पर दिए गए साक्ष्यों को तथ्य के रूप में उसमें अंतर्विष्ट है।
सेक्शन 146 निकालिए। सेक्शन 146 बोलता है बैंक स्लिप प्राइमा फेसी एविडेंस होगा सर्टेन फैक्ट्स का। किन किन फैक्ट्स का? इन फैक्ट का यदि बैंक स्लिप आप पेश करते हैं कि बैंक यदि चेक डिसऑनर होके आए तो इस बात का माना जाएगा कि सामने वाले ने पैसा देने से एक तरीके से मना किया या उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं कि चेक अनादत हुआ या क्या हुआ। ऐसा कोर्ट प्रथम दृष्टया साक्ष्य मानेगी, प्रिज्यूम करेगी आपके फेवर में कि सामने वाले ने पैसा नहीं दिया है या उसको पैसा नहीं मिला है। तो इसके बारे में हम बताता सेक्शन 146 एक प्रिजम्पशन के बारे में है। देखिए सेक्शन 146 इस अध्याय के अधीन न्यायालय प्रत्येक कार्रवाई के संबंध में बैंक स्लिप को पेश करने पर या ज्ञापन पर उस प्राधिकृत चिन्ह लगाने पर सूचित करते हुए चेक के अनादरत किया गया है या अनादरत किया गया है। ऐसे चेक का अनादरण ऐसे तथ्य का अवधारणा होगा कि जब तक ऐसे तथ्य अप्रमाणित ना हो, जब तक सामने वाला उनको अंग्रेज में साबित नहीं करेगा, कोर्ट तो ये मानेगा कि अनादत हुआ था, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इस कारण हुआ। तो जो भी चीज़ उस पर लिखी होगी वो सर्टिफाइड मानी जाएगी। ऐसा बोलता है 146। देन 147 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज कीजिए इसको। 147 बोलता है अपराधों का समनी होना, यानी कि ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल। ये अपराध सारे समनी हैं, कंपाउंडेबल हैं, जब चाहे हम इसमें कंपाउंड कर सकते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। तो सेक्शन 147 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध समनी होगा। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल और समनी यानी कि कंपाउंडेबल दोनों रहते हैं, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि जो मामले होते हैं एनआई एक्ट के अंदर वो कौन से होते हैं? कंपाउंडेबल होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल विद कंपाउंडेबल दोनों चीज़ होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन वाइज करते हुए 147 को देखिए एक बार। एक इम्पोर्टेंट केस नोट डाउन कीजिए जिसको अभी हम पढ़ चुके हैं, दामोदर एस प्रभु। इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई। इसमें बोला गया कि हमने बताना कि कंपाउंडेबल है मामला, राजीनामा योग्य है, समन योग्य है। यदि आपने मामले में कंपाउंड किया या तो प्रारंभिक स्टेज पे कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसके बाद उसको कंपाउंड कर रहे हैं, जैसे कि कंपाउंड कब, जब विचारण स्टार्ट हो गया था मामले के अंदर उस दौरान करेंगे, तो आप पर 10% तक की पेनल्टी एक एक्स्ट्रा लगाई सकती है। वो किस पे जाएगी? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास या केंद्र विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाएगी। वो 10% की लगाई सकती है, जबकि विचारण कोर्ट में आपने विचारण के दौरान उसको कंपाउंड किया। प्रारंभिक स्टेज पे कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विचारण के दौरान आप करते हैं तो आप पर 10% की। हाई कोर्ट में अपील के दौरान आप राजीनामा करते हैं, आप निपटाना चाहते हैं कि मामला छोड़ दीजिए, तो 15% तक की पेनल्टी आप पर लगाई सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान आप करते हैं तो आप पर 20% तक की पेनल्टी लगाई सकती है। एज आ पेनल्टी के रूप में लगाया सकता है और वो आपसे वसूल किया जाएगा, और वो सारी राशि किसके पास जाएगी? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास या डिस्ट्रिक्ट विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर सेंट्रल का जो हो उसमें जाएगी। ऐसा इस केस में बोला गया था। दामोदर एस प्रभु सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग जब समन प्रारंभिक स्टेज पर करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेनल्टी आपको नहीं देना पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आप करते हैं तो आपको इस तरीके से जो मैंने बताया, यदि ट्रायल कोर्ट के दौरान ट्रायल में आप कर रहे हैं तो सेक्शन 10% तक का पेनल्टी आप पर लगा सकती है। हाई कोर्ट में अपील के दौरान करते हैं तो 15% और सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो 20% तक की पेनल्टी आप पर लगाई सकती है। ऐसा आपको याद रखना है। पेनल्टी कि आपने पहले क्यों नहीं राजीनामा किया? जब आप पहले से गिल्टी थे तो आपने पैसा पहले क्यों नहीं दिया? अब राजीनामा कर रहे हैं आप तो संघ में वो पैसा तो दो ही दो, जो चेक है, उसके अलावा इतना % आपको इसलिए देना पड़ेगा। जी, ये कोर्ट के लिए चला जाएगा। जब आपसे पहले ही बोला गया था पैसा ये तो आप लायबल हैं तो दे दीजिए, आपने तब तो दिया नहीं, या तो ऑर्डर हो, लेकिन आप बीच में यदि करते हैं तो आपको ऐसा देना पड़ेगा। जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं कर सकते हम, कहीं ना कहीं